हेलो एवरीवन। आज अनएक्सपेक्टेड देखेंगे सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रीशियन का, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन के जितना भी चैप्टर्स है वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज पहला दिन आपको इसके फंडामेंटल चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली पहले इलेक्ट्रीशियन अगर हमने लिख दिया तो इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। तो इलेक्ट्रीशियन वो होता है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ काम करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी मोटर हो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो, है ना, मतलब किसी भी तरीके का जनरेटर, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग में कुछ किसी तरीके का वायरिंग हो, है ना। ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल आपके आम जीवन से रिलेटेड है ना, आप देखते होंगे, है ना, वही क्या इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। अब इसमें चैप्टर्स के बारे में तो डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल में इस ट्रेड को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उसके हर एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर टर्म को अगर आप नहीं समझेंगे और डायरेक्टली अगर आप पढ़ने लगेंगे, है ना, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, तो बहुत दिक्कत में आप आ जाएंगे। तो एक एक चीज को समझना होगा और बारीकी से समझना होगा। तो इलेक्ट्रीशियन का तो वर्क आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब बात ये हुआ सर, ये चैप्टर शुरू कहाँ से करें। तो इस चैप्टर की शुरुआत आप बोल सकते हैं कि कोई भी एटम है ना, और एटम के सबसे छोटे कण को हम लोग क्या बोल सकते हैं। एटम के छोटे कण को क्या बोल सकते हैं। हम बोलेंगे सर एटम तो सबसे छोटा होता ही है। किसी भी मैटर, किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे पार्ट को हम लोग एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ऐसा है। और इस परमाणु के भी अंदर में, सर इस परमाणु के भी अंदर में, है ना, अगर मान लिया परमाणु का साइज इतना बड़ा ले लिया जाए तो इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर दोनों होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और ये जिस मतलब इसका जो पोजीशन होगा इसको हम लोग न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या हिंदी में नाभिक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। अब नाभिक तो है, ठीक है सर, एक नाभिक है सर। इस नाभिक के चारों ओर घूमने वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा सर। इस नाभिक के चारों ओर क्या घूमेगा सर? इलेक्ट्रॉन। क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो सबसे बाहरी कक्षा में, जो सबसे बाहरी कक्षा में जो घूमेगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये सर कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन आप बार बार क्यों जोर दे रहे हैं। हम बोलेंगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है सर, यही खेल करता है, यही खेल करता है, यही क्या करता है? खेल करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या खेल करता है? जैसे अगर बाद की बात बताएं तो जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रवाहित होती है, तो हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर मूव करेंगे या गति गति करके आगे जाएंगे तो वो आपका विद्युत धारा उत्पन्न करेगा या विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अब बोलेंगे सर इसके लिए क्या एक्सटर्नल सोर्स की भी जरूरत होती है? तो हाँ, बहुत बार नहीं भी जरूरत होती है। तो इन सब बातों को सीखने के लिए जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बोलेंगे सर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एक चीज और आपको मजाक मजाक में बताना चाहेंगे। देखिए, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है ये सब कुछ आपको बोर्ड पे दिखेगा और सब कुछ थ्योरेटिकल दिखेगा। यहाँ पे कुछ आपके साथ ऐसी घटना नहीं होने वाली है कि प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। देखे हो ना करंट वाइज से बह रहा है, वैसा कोई सिस्टम नहीं होता है ना। ये आपका ग्राफ के द्वारा जरूर बताया जाएगा जो मैथमेटिकल होता है ना, आपको दिखेगा नहीं आम जीवन में। तो सबसे पहले ये आप सोचना बंद कर दें कि अनुभव होगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग सॉरी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला होता है स्थिर वैद्युति। क्या होता है? स्थिर वैद्युति, या विद्युती भी बोल सकते हैं, स्थिर विद्युती। हम बोलेंगे जी सर स्थिर विद्युती। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गति वैद्युती। गति विद्युती या वैद्युती, कुछ भी बोल ले, समझने वाली बात। अब बोलेंगे सर इन दोनों में क्या अंतर है सर, है ना। तो देखिए इसका नाम ही है स्थिर, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्थिर अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्थिर अवस्था में होते हैं। हम बोलेंगे सर ये नाम से तो ठीक है, एक लाइन आप लिख दिए, और कुछ तो बताइए। तो इसमें ये बताएंगे कि आपका अगर इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना है
तो इसको अगर आपको और आम भाषा में बोला जाए तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो कार्य का अनुभव आपको सिर्फ अनुभव हो सकता है, कार्य संपन्न होते हुए आप इसमें इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ठनका गिरता है ऊपर से नीचे तक तो आपको ठनका का अनुभव होता है, लेकिन उससे आपको कार्य संपन्न होता हुआ नहीं दिखता है। तो हम बोलेंगे सर कि इसका अनुभव, इसका केवल केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। अब बोलेंगे जी सर, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब बोलेंगे जी सर, किया जा सकता है, ठीक है सर। गति, इसमें जो आ गया गति वैद्युकी जो आ गया, यही मेन कहानी है। अगर गति वैद्युकी की अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, गतिशील होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गतिशील होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि गति वैद्युकी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा और इसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें कार्य कार्य संपन्न होगा। इसमें कार्य क्या होगा? संपन्न होगा। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे है बाबू कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक मतलब जैसे वायर में कनेक्शन करके अगर आप घर में, है ना, पंखा चलाते हैं तो वो क्या है? गति वैद्युकी है। जब पावर देते हैं, कहीं से सप्लाई देते हैं आप, तो तार का जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है रैंडमली, है ना। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में करंट का फ्लो होता है सर। वो बात बाद में होगी, लेकिन फिलहाल में कार्य तो संपन्न हो रहा है ना। हम बोलेंगे जी सर, यहाँ कार्य संपन्न, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, ये सारा कार्य क्या हो रहा है? संपन्न हो रहा है। किसके द्वारा? गति वैद्युकी के द्वारा ही। अब बोलेंगे जी सर, कार्य इसमें संपन्न होगा सर। अच्छा, और क्या बात हो सकती है सर गति वैद्युकी में? ये जो कंट्रोल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब बाबू आपने बात किया था थोड़ा देर पहले, हमने एटम बनाया था, एटम के अंदर न्यूक्लियस था जिसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, फिर उसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। सर इसमें क्या कहानी है सर? हम बोलेंगे कि ये तो नाम ही है स्थिर विद्युती, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्या? तो बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थिर अवस्था में। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिशील। अब बोलेंगे जी सर, यहाँ तक सर स्थिर विद्युती सर और गति विद्युती सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सर। प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा इसमें भी देखें सर कि सर इसमें कार्य संपन्न नहीं हो रहा है सर, है ना, जबकि सर इसमें कार्य संपन्न होगा सर। इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये सब हो रहा है सर। अब बोलेंगे जी सर आगे बात हम लोग करें तो अगला जो टर्म होता है, अगला टर्म हम लोग बोल सकते हैं सोर्स भी बोल सकते हैं, या इसके पहले हाँ हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स भी बात कर लेते हैं। नहीं तो पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको समझना जरूरी है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हिंदी में बोलते हैं, है ना। इसको बोल सकते थे ईएमएफ शॉर्ट में, और इसको हिंदी में आप बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, बल। अब देखिए बल से आपके दिमाग में बहुत सारा चीज आएगा, बल, फोर्स, है ना। यानी कि बाबू ऐसा है कि कोई भी सोर्स के द्वारा, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई भी सोर्स है, करंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स, कुछ भी हो सकता है, ये सोर्स है ना, ये सोर्स है। इसके द्वारा अगर इसके द्वारा पावर सप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। हम बोलेंगे जी सर, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सर। इलेक्ट्रॉन सर इधर मूव करता है सर हमेशा, है ना। आगे की बात थोड़ा बताता हूँ। जैसे कहने का मतलब ये है, ये अगर डायग्राम बना ले और इसमें मान ले इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है बाबू, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, इधर क्यों रहा? अब जो हमारा विद्युत धारा जो बहता है इसके अपोजिट डायरेक्शन, इसके क्या अपोजिट डायरेक्शन में बहता है जी। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा बहता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर जैसे कोई भी सोर्स लिए तो इसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बोलेंगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो एक एक चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इस डायग्राम में, क्योंकि देखिए ये है कि ये एक्चुअली फिजिक्स का सब्जेक्ट है और फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है ना। जैसे जो डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है बाद वाला भी चीज आ सकता है, उसको बाद में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यही तो फिजिक्स है। फिजिक्स में इंडिपेंडेंट चीज कुछ नहीं होता।
सब डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, है ना। आप बोलेंगे जी सर, यानी कि सर अगर मान लीजिए ये वायर से सर ये वोल्टेज है सर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है सर इस डायरेक्शन में होगा सर, इस डायरेक्शन में सर, और ये करंट का फ्लो इधर होगा सर। आप बोलेंगे जी सर, है ना। तो करंट का फ्लो हो रहा है कैसे सर? तो करंट का फ्लो हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, किसके कारण? फोर्स के कारण। किसके कारण? बल के कारण, है ना। बल के कारण आपका करंट का फ्लो हो रहा है ना, बल के कारण, बल के कारण। तो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है उसको सीधे सीधे आप डिफिनीशन बोल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल। आप बोलेंगे जी सर, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है सर, या विद्युत वाहक बल होता है सर, है ना। आपको क्या मैंने समझा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, करंट का जो आपका प्रतीक है आई है ना। तो इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो बहुत सारी चीजें आगे आसान हो जाएगी और पूरा चैप्टर समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हमने पहले पढ़ा स्थिर वैद्युतिकी क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा गति वैद्युतिकी, विद्युतिकी क्या है, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तभी तो धारा धारा प्रवाह होगा। हम बोलेंगे जी सर, यहाँ तक मैंने आपको रिपीट कर दिया। देखिए इसमें कुछ चीज़ों को और लिया जा सकता है, जैसे अगर हम बोल देते हैं कि सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो मैंने नहीं बताया आपको, है ना, तो आगे हम लोग बात करेंगे। हर एक वायर का या कोई भी सोर्स है तो सोर्स का एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है ना। आइडियल कंडीशन तो बहुत कम ही होता है विद्युत धारा के लिए। जैसे कहने का मतलब प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे थोड़ा देर में, है ना। तो जो भी ये मान लीजिए सोर्स का RS है तो इसको आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे, और आगे मैं वही बताने वाला हूँ आपको। फिर एक लोड होता है, लोड कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं, जैसे पंखा, टीवी, बल्ब जो भी चलाना चाह रहे हैं, तो इस सोर्स से सप्लाई देंगे और ये आपका कार्य करेगा, है ना। अब बोलेंगे जी सर यहाँ तक बात आपने बता दिया सर, है ना। तो आम भाषा में मैं चीज़ों को सिखाऊंगा, ज़्यादा आपको हेडक नहीं लेने दूंगा। हाँ, जैसे बात हो रहा था प्रतिरोध की, प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध आगे पूरा चैप्टर ही है, मतलब इसमें पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक टर्म आया आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई भी अगर करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, कुछ भी है ना, मान लीजिए ये सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, करंट के फॉर्म में मान सकते हैं या वोल्टेज के फॉर्म में मान सकते हैं, कुछ ही मान लीजिए, है ना। हम ये बोलेंगे सर आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? हम बोले सर नाम से ही पता चल रहा है सर, प्रतिरोध मतलब है ना रुकावट पैदा करना। क्या करना? और रुकावट पैदा करना। तो शुरुआत से अभी तक बहुत तरीके का तार का एक्सपेरिमेंट किया गया हमारे जीवन में। जैसे आपने देखा होगा कि एक जमाना था कि एल्युमिनियम का तार, है ना, एल्युमिनियम का तार सब जगह बिछा होता था, उसी से करंट आता था। टोका को आप लोग फंसाते होंगे, देखते होंगे, हाँ। अच्छा, उसके पहले जमाना क्या था? ठनका वाला तार देखे होंगे जो मुड़ता नहीं था, यानी कि वो लोहा का तार रहता था। अब के जमाने में क्या है? कॉपर का तार रहता है। तो ये सब तार अलग अलग क्यों यूज किया गया? तो इसका मेन कारण प्रतिरोधी है। अगर आप लोहा का तार यूज करते हैं तो वो ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा और करंट का फ्लो उसमें कम होगा, जितना आप दीजिएगा उसको बहुत कम कर देगा वो। बाद में एल्युमिनियम आया, थोड़ा सा और प्रतिरोध कम हुआ। फिर बाद अब कॉपर आने लगा, इसलिए घर में देखेंगे वायरिंग वगैरह जो होता होगा कॉपर से होता होगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। अगर आप कम भी सप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, जिससे पंखा, बल्ब ये सब चले, हमारा बिजली बिल कम जले। हम बोलेंगे जी सर ये बात तो है सर, है ना। तो आंतरिक प्रतिरोध अपने अंदर का प्रतिरोध। ऐसे भी आप एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि अगर आपका एग्जाम है, आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से मन करेगा आपका कि हम नहीं पढ़े, नींद आ रहा है, तो जो नींद आ रहा है ना वो आपको आंतरिक प्रतिरोध कर रहा है ना। अब उस आंतरिक प्रतिरोध को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप मोटिवेशन ले सकते हैं, है ना। फिल्म नहीं देख सकते, है ना, अलग अलग तरीके का लोगों का एग्जाम्पल देखेंगे कि ये आदमी कैसे किया था, यूपीएससी क्रैक, ये सब, है ना। तो वो प्रतिरोध को कम करेगा, वो प्रतिरोध को क्या करेगा? कम करेगा। जो नींद आने वाला जो बीमारी है उसको कम करेगा। उसी तरीके से बाबू अलग अलग वायर लाकर, है ना, प्रतिरोध को कम किया जाता है। हम बोलेंगे जी सर ये बात हो गया सर। अब क्या बताने वाला है सर? तो अगर ये सोर्स है बाबू, अगर ये सोर्स है, कोई भी सोर्स है, एसी सोर्स या डीसी सोर्स, तो ये RS मतलब रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है किसका?
सप्लाई का, है ना, ठीक है सर। अब जो अगला जो टर्म आता है सर, वो सोर्स है, जो हमने बता दिया। सोर्स, सोर्स मतलब होता है बाबू स्रोत। सोर्स मतलब क्या होता है? स्रोत। हम बोलेंगे जी सर। स्रोत कहने का मतलब क्या है सर? तो स्रोत कहने का मतलब ये है सर कि जहां से सप्लाई होगा, है ना, जैसे पानी का स्रोत नदी, तालाब, कुआं, उसी तरीके से, है ना, प्रकाश का स्रोत टॉर्च, ये वो, है ना, सूर्य भी स्रोत है, वो भी बोल सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आपका एनर्जी का जो सोर्स है, और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, देखिए एनर्जी का कई फॉर्म है ना, एनर्जी का अलग अलग फॉर्म है। जैसे आप बोल सकते हैं प्रकाश भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक लाइट एनर्जी है, ध्वनि एनर्जी है, नहीं साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है। तब तो एनर्जी मीटर लगाते हैं, हम बोले जी सर ये सब एनर्जी है। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो सोर्स होगा, जहां से पावर सप्लाई होगा, ये पावर सप्लाई है ना, ये सोर्स है। सोर्स कई तरीके के सोर्स हो सकते हैं ना। तो ये जो अगर सोर्स है बाबू, है ना, अगर ये सोर्स है, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस होगा ही, खुद का प्रतिरोध होगा, वायर से कनेक्टेड होगा। तो हम बोले जी सर यहाँ पर क्या होगा सर? लोड होगा सर। यहाँ पे क्या होगा सर? लोड होगा सर। लोड होगा सर। लोड होगा सर। और ये जो लोड है सर, ये लोड क्या होता है? एक्चुअली में इक्विपमेंट होता है, उसी को हम लोग लोड बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं सर? लोड बोलते हैं। तो सोर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग यूज कर लिए थे, है ना, ऑलरेडी बात को हम लोग यूज कर लिए थे, लेकिन तभी भी आपको हमने बता दिया, है ना। वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, आपको हम बता सकते हैं, है ना। चलिए आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो टर्म है, उसका नाम है विभव। विभव, विभव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, विभव। अब विभव को किस तरीके से डिफिनीशन दे सकते हैं, है ना। देखो विभव का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे विभव को अगर हम वी से डिनोट करें, तो वी बराबर डब्लू बटा क्यू, डब्लू बटा क्यू। अब बोलेंगे सर ये सब क्या है सर, है ना। तो देखो बाबू, क्यू को बोलते हैं हम लोग चार्ज। क्यू को क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज या आवेश। हिंदी में अगर बात किया जाए तो क्या है? ये आवेश। अगर हम बात करें सर डब्लू क्या है सर, तो डब्लू सर कार्य है सर। डब्लू क्या है सर? कार्य है सर। और भी मतलब सर ये विभव हो गया सर। ठीक है सर, अब हम डिफिनीशन पढ़ाएंगे आपको। जैसे अगर आप कोई भी, जैसे आप नॉर्मली चाल पढ़ते थे, तो चाल बराबर, मतलब जैसे मैथ में अगर बात करें, तो डिस्टेंस बटा टाइम लिखते थे कि नहीं? दूरी बटा समय। अब बोले जी सर डिस्टेंस बाई क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन अगर आप बनाते हैं, मैथमेटिक्स से मैं रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ, है ना। हाँ, इंजीनियर हूँ, इसलिए इन चीज़ों पे पैनी नज़र है कि विद्यार्थी के दिमाग में कैसे सेट करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम है, तो इसका हम लोग डिफिनीशन ये पढ़ते हैं कि इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी। आप लोग पढ़े हो बचपन में, हाँ, इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? आपका चाल कहलाता है, स्पीड चाल कहलाता है। ये चाल है, ये दूरी बटा समय। अब बोलेंगे जी सर, यानी कि सर इकाई समय कब आया था? जब नीचे में टाइम था। अब इस बार नीचे क्या है? चार्ज है। इस बार क्या है? नीचे क्या है आपका? चार्ज। तो चार्ज के लिए हम क्या, इकाई समय अगर वहां हुआ था, तो क्या है? इकाई आवेश हो जाएगा कि नहीं? अब बोलेंगे सर इकाई आवेश को, इकाई आवेश को, है ना, अनंत दूरी से, अनंत दूरी से, दूरी से, अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में लाने पर, लाने पर किया गया कार्य, किया गया, किया गया कार्य, यही क्या कहलाता है बाबू? विभव कहलाता है। तो ये सब एग्जाम में ऑप्शंस में होगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, सिर्फ अगर जानोगे v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, तो जब 4 ऑप्शन देगा ना, तो मुंह फूल जाएगा जी, है ना। तो इसलिए बारीकी से देखना बहुत जरूरी है बाबू, है ना। तो क्या हो जाएगा? इकाई आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, ये आपका हो जाएगा सर। अब बोलेंगे जी सर ये बात तो सही है सर। हम बोलेंगे सर इसमें और क्या जानना है सर? तो विभवांतर के लिए अगर v बराबर, अगर बाबू डब्ल्यू बटा क्यू है,
है ना। तो मापते तो है इसको वोल्टेज के द्वारा, वोल्टेज ही बोलते हैं, हाँ वोल्टेज ही बोलते हैं ना, कितना वोल्ट। इसको हम बोल सकते हैं कि सर इसको वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं? वोल्ट में। ठीक है सर। इसका अगर बात किया जाए तो डब्लू किस में मापते हैं? जूल में। कार्य किस में होता है? जूल में। और चार्ज किस में होता है? तो चार्ज होता है कूलाम में। किसमें? कूलाम। तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम में हम लोग इसको मेजर करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जूल पर कूलाम ही इसको मापने का इकाई है। तो आप बोलेंगे जी सर जूल पर कूलाम तो समझ में हमें आ गया सर, सर हमें विभव भी समझ में आ गया सर, है ना। अब आगे का बात बताइए सर, जो एग्जाम में मिले तो उसको हम कंसेप्ट से देख सके सर। अगला जो टर्म अगर बाबू विभव आ गया, तो एक टर्म होता है विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर को बाबू बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया गया इंग्लिश में। हिंदी में विभव में अंतर। हिंदी में क्या है बाबू? विभव में अंतर। विभव में अंतर। विभव में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। विभव में अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। बहुत बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। अब विभव में अंतर कैसे होगा सर? तो विभव में अंतर को समझने के लिए हमारे आम जीवन से रिलेटेड जो सबसे प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है ना, वो इस तरीके से है कि बाबू अगर आप, है ना, अगर आप एक बड़ा गैस सिलेंडर, अगर भरा हुआ बड़ा गैस सिलेंडर है, और उससे छोटा वाला जो 5 लीटर वाला जो गैस सिलेंडर होता है, उस गैस सिलेंडर में अगर बड़े गैस से गैस को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, 14 लीटर का सिलेंडर से 5 लीटर में, है ना, तो हम 5 लीटर वाले खाली सिलेंडर में, है ना, कितना डाल सकते हैं? हम डाल सकते हैं सर 14 में से 5 डाल देंगे सर, तो उसमें कितना बचेगा? उसमें बचेगा 9 सर। तो 9 लीटर जो बचेगा सर, है ना, यही आपका क्या है? विभवांतर है। यही क्या है आपका? विभवांतर है। हम बोलेंगे सर ऐसी बात है सर? बोले हाँ। तो आप बोलिएगा सर कि इसको सर ऐसा करना है सर कि इसको आपको बताना है सर इलेक्ट्रिक करंट के सेंस में बताना है या इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में बताना है। हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ना। जैसे नॉर्मली कोई अगर भूमि पे कोई आदमी खड़ा हो, है ना, भूमि पे कोई आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, तो ये अर्थ पे खड़ा है, तो ये बाबू यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो शून्य होगा। अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगर कोई आदमी इसके ऊपर जाता हुआ एक नंगा तार पकड़ ले, तो नंगा तार का जो वोल्टेज अगर 240 वोल्ट है, क्या है? 240 वोल्ट है। तो 240 वोल्ट है, तो आप देख रहे हैं सर कि 240 वोल्ट से 0 वोल्ट में डिफरेंस वाला सीन आ रहा है सर, है ना। और डिफरेंस वाला सर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है सर? 240 वोल्ट का। तो जैसे ही 240 वोल्ट का डिफरेंस हुआ ना सर, तो इस यहाँ से दो चीजें समझ में आ सकती है। हम आम जीवन में जानते हैं कि इस आदमी को करंट लगेगा। इस आदमी को क्या लगेगा? करंट। अरे फलानवा के करंट मार दल के। एक्चुअली में करंट मारने का सेंस क्या हुआ, है ना, साइंस की भाषा में या इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में, कि करंट का जो फ्लो है बाबू, यहां से इसके बॉडी में होता हुआ जमीन में जा रहा। आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। इस आदमी से यहां तक, इस तार से इस आदमी को एक मीडियम बना लिया गया, और करंट का फ्लो इधर से इधर होने लगा, और बॉडी में करंट जब आ गया तो करंट मारना हो गया। तो यहां से दो चीज हम सीखे सर, कि यहां पर जो करंट करंट जो था, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर आ रहा है। हाई वोल्टेज से कहां आ रहा है? लो वोल्टेज। यानी कि बाबू अगर दो सोर्स है ना, एक का नाम है VA और दूसरे का नाम है क्या? VB, तो हमेशा जो विभवांतर होगा बाबू VAB, जो होगा बाबू क्या? हाई माइनस लो। हाई माइनस क्या होगा? लो। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा अगर इस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा तो। अच्छा, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होगा सर कि कभी करंट बोल रहे हैं सर, कभी वोल्टेज बोल रहे हैं। तो देखो मैथमेटिक्स या मतलब इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट और वोल्टेज को अलग अलग समझाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में जहां पे करंट होगा वहां पे वोल्टेज भी होगा, जहां पे वोल्टेज होगा वहां पे करंट भी होगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। अगर हम करंट बोल रहे हैं कहीं पे, तो भाई साहब बिना वोल्ट के करंट नहीं होता है। ये बात को आपको समझना है ना। जहां पे करंट होगा वहां पे वोल्टेज भी होगा।
तो अगर बाबू दो सोर्स है, जैसे यहाँ पे एक 240 था, यहाँ पे 0 था, और यहाँ से यहाँ तक आपका करंट ट्रांसफर हो, तो मतलब वोल्टेज की बात हो रहा था। तो यहाँ पर जो वी ए बी, जो विभवांतर जो होगा बाबू, दो पॉइंट के बीच में होगा। दो पॉइंट के बीच में वी ए बी बराबर हाई माइनस लो। मान लो ये जी हाई है ना, और ये लो है, तो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। वी ए माइनस क्या लिखेंगे बाबू? वी बी। अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूं। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे सोर्स है 10 वोल्ट का, और यहाँ पे सोर्स है बाबू 5 वोल्ट का, बोलेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में आपको विभवांतर बताना है। तो विभवांतर हाई से लो, हाई से लो, तो जैसे बाबू अगर हम बोल दिए भी 10 वोल्ट टू 5 वोल्ट है ना, का अगर विभवांतर बताना है तो 10 माइनस 5, 10 माइनस कितना? 5, बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी विभवांतर कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। अगर मैं आपको बोल दूं अगर मैं आपको बोल दूं कि ये 25 और ये -5 वोल्ट, आप बोलेंगे सर -5 कैसे होगा? सर होगा, बात की बात है, अभी बात करते हैं, है ना। अच्छा, इसके बीच में जो फ्लो होगा बाबू, है ना, तो इसमें रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आप दिखाएं या ना दिखाएं उसके मतलब नहीं है, अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, है ना। तो हम बोलेंगे सर 25 माइनस -5, यानी कि जो डिफरेंस होगा कितना होगा? 30 हो जाएगा सर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि स्थिर वैद्युति क्या है ना, गति वैद्युति क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जिसको विद्युत वाहक बल बोले। हमने पढ़ा वोल्टेज सोर्स पढ़ा, और करंट सोर्स, मतलब सोर्स की बात किया हमने। हमने विभव पढ़ा, हमने विभवांतर पढ़ा। तो अब हम धारा बहा सकते हैं, अब हम धारा बहा सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर है ना, कि हम बोलेंगे सर विद्युत धारा अब पढ़ना जरूरी है सर, अब बर्दाश्त नहीं होता सर। तो हम बोलेंगे कि विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो सर विद्युत धारा का जो डिफिनीशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, है ना। आपको यही पहले चीज समझना है कि सर विद्युत धारा की दर, मतलब विद्युत धारा की डिफिनीशन क्या होना चाहिए। तो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जो आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है बाबू, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है ना, इधर है, फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा तब तो ये हो रहा बाबू। हम बोलेंगे जी सर। तो इसके अपोजिट, इसके अपोजिट एक अपोजिट में करंट का फ्लो होगा। अपोजिट में क्या होगा? करंट का फ्लो होगा, और अपोजिट में करंट का फ्लो होगा, उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो हम इसको डिफिनीशन में इस तरीके से बोलते हैं, है ना। देखिए ये इलेक्ट्रॉन से हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही, है ना। तो हम बोलेंगे आवेश, आवेश को प्रवाहित होने की दर को प्रवाहित होने की दर को, आवेश को प्रवाहित होने की दर को, होने की दर को, है ना, विद्युत धारा कहते हैं। अब बोलिएगा सर अभी तक नहीं समझ में आया सर, कि दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब बोलिए सर आवेश को प्रवाहित होने की दर। अच्छा, आवेश में देखो बाबू, अभी तक हमने बात ज्यादा नहीं किया। आवेश में प्लस और माइनस दोनों आएगा ना। माइनस वाला को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और प्लस वाले को होल बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन वैकेंट करता है वहां पे होल क्रिएट होता है। यानी कि आप ऐसा नहीं समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन अलग होता होगा, होल अलग होता। ठीक है, ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन खाली होगा और जो जगह जो बचेगा उसी को होल बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट का जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। ये बात को आपको समझना होगा। हम बोलेंगे सर वो सब बातें तो और बाद में ज्यादा डीप जाने पे होगा सर, लेकिन उतना डीप में बात नहीं करते, हम लोग को जितना जरूरत है उतना ही की बात करते हैं, ठीक है सर। इस डिफिनीशन को मैथमेटिकली दिखाया जाए तो विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर बाबू, है ना, यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म आएगा जो आपको हो सकता है कष्ट दे देगा, डी क्यू बटा डी टी। अब बोलेंगे सर डी क्यू बटा डी टी क्या? तो ठीक है, इंग्लिश में इसको डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं, है ना। इसको अवकलन बोलते हैं, अवकलन। और इसको थोड़ा सा आसान किया जाए, इसको आसान भाषा में बोलते हैं डेल क्यू बटा डेल टी बोलते हैं। डेल क्यू बटा क्या बोलते हैं? डेल टी। और बिल्कुल सस्ता भाषा में अगर देखें तो क्यू बटा टी बोलते हैं, क्यू बटा टी।
अब हमने बोला था कि जहां पर भी इस तरीके से आएगा तो परिभाषा इस फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा। जिस तरीके से चाल बराबर दूरी बटा समय, समय आया तो इकाई समय में तय की गई दूरी, उसी तरीके से इकाई समय में प्रवाहित होने वाला आवेश, नहीं, इकाई समय में प्रवाहित होने वाला आवेश वही क्या है, आवेश को प्रवाहित होने की दर। तो दर आ गया वो समय से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है ना, साधारण ब्याज की दर है ना, चाल दूरी पढ़ रहे हैं तो दूरी तय करने की दर, मतलब समय में एक इकाई समय में तय किया गया दूरी, तो वही चीज है। लेकिन बाबू जो इसका जो सबसे शुद्धतम जो रूप है इलेक्ट्रिक करंट का है ना, वो यही है डी क्यू बटा डी टी। डी क्यू बाई क्या है, डी टी है बाबू। अगर ये सब ऑप्शन में ना रहे तब क्यू बाई टी आप जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक करंट को भी समझ चुके हैं, है ना। अब आगे हम चलते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट होता है कितने तरीके का। तो सर इलेक्ट्रिक करंट को अगर बात किया जाए, विद्युत धारा की अगर बात किया जाए, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा डीसी डायरेक्ट करंट है ना, और एक पढ़ा होगा एसी अल्टरनेटिंग करंट है ना। डीसी और एसी आपने पढ़ा होगा है ना। तो डीसी और एसी जो धारा जो आपने पढ़ा है बाबू, डीसी और एसी में अंतर क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट करंट। तो इसका जो ग्राफ बनता है बाबू बिल्कुल इस तरीके से बनता है ना, यानी कि बाबू इसका परिमाण और दिशा नहीं बदलता है। डायरेक्ट करंट का परिमाण और दिशा नहीं बदलता है। एसी का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा है ना, इसका दिशा और परिमाण दोनों बदलता है। इसका दिशा और परिमाण क्या होता है, बदलता है। डीसी का जो सप्लाई है, जैसे डीसी बहुत सारा इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, आपके घर में भी यूज होता है। डीसी जो है बाबू वो एक तरीके का पावर सप्लाई देता है, वो एक तरीके का पावर सप्लाई देता है। लेकिन एसी में चीजें चेंज होते रहती है। हम बोलेंगे सर कि इसके बारे में और जानकारी जानना, ये तो बच्चा वाला खेल है गुरुजी। हम बोलेंगे चलिए इसके बारे में कुछ और हम आपको बताते हैं और लाइन बाय लाइन लिखवाने की कोशिश करते हैं है ना। देखिए जो डीसी जो है बाबू, इस दिशा परिमाण तो ये नहीं बदलेगा, दिशा एवं परिमाण नहीं बदलेंगे। दिशा एवं परिमाण, परिमाण नहीं बदलता, ठीक है, नहीं बदलता, नहीं बदलता। ये बात तो एक चीज है सर, ठीक है सर। इसके साथ साथ दूसरी बात ये होगा सर कि जो डीसी जो है ना, डीसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, डीसी को संरक्षित नहीं किया जा सकता है ना। स्टोर या संरक्षित नहीं, संरक्षित नहीं, नहीं, डीसी को स्टोर किया जा सकता है, नहीं बोलवा रहा है, डीसी को स्टोर किया जा सकता है, डीसी को स्टोर किया जा सकता है, डीसी को संरक्षित किया जा सकता है। अब बोलेंगे सर डीसी यूज कहाँ कहाँ होता है, तो डीसी बहुत जगह यूज होता है, और खास करके डीसी यूज करने के लिए बहुत बड़े बड़े चीजों में होता है ना। जैसे अगर बात किया जाए तो ट्रेन में डीसी सप्लाई होता है, एरोप्लेन में डीसी सप्लाई होता है, नहीं, हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में परत पे परत चढ़ाना, एक मेटल को दूसरे मेटल में चढ़ाना है ना। यानी कि डीसी का अगर आप कार्य देखें तो बहुत ज्यादा है बाबू, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ट्रेन में, इस तरीके की बहुत सारी जगह में है। लेकिन डीसी जो है बाबू खतरनाक सबसे ज्यादा है। अब बोलेंगे सर हम तो जान रहे थे कि वही खतरनाक है जो एसी वाला जो आता है ना, वो जो ऊपर से जो मोटका तरवा आता है, ना 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 ना, डीसी ज्यादा खतरनाक है। डीसी बहुत ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक ही नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। एसी के बारे में सर, इसका दिशा एवं परिमाण बदलता है, दिशा एवं परिमाण बदलते रहता है। दिशा एवं परिमाण, ऊपर वाला को पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे वाला को निगेटिव बोलते हैं। डीसी का परिमाण बदलते रहता है, बदलते रहता है, रहता है। सर इसमें जो मेन जो चीज जो हम छोड़ दिए है ना डीसी में, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है बाबू वो 0 होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है बाबू, 0 होता है। हाँ, अच्छा इसमें अगर बात करें तो कैन नॉट बी स्टोर, संरक्षित नहीं किया जा सकता, संरक्षित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। बहुत लोग बोलेगा गुरुजी कैपेसिटर के द्वारा तो स्टोर कर सकते हैं ना, तो कैपेसिटर वगैरह के द्वारा के लिए मोमेंट्री, मतलब कुछ क्षणिक समय के लिए स्टोर किया जा सकता है,
है ना। तुम लॉन्ग टर्म के लिए मतलब वो स्टोर हुआ जी, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए स्टोर करके जो काम होगा वो काम हो जाता है। स्टोर कहने का मतलब कि वो काम में लगाया जा सके, तो संरक्षित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई के लिए ज़्यादा यूजफुल है, लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा यूजफुल है। लॉन्ग डिस्टेंस में आप देखते होंगे, है ना, कि एसी सप्लाई ही होता है। इसके अलावा बात करें, है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो इसकी जो होती है बाबू 240 हर्ट्ज होती है ना, प्लस माइनस 3% इसका मार्जिन लेके चला जाता है ना। तो इंडिया में 240 हर्ट्ज होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग होता है बाबू। है ना। तो यहाँ तक मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आपको समझाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, है ना। तो थैंक यू सो मच। मैं आगे का बात बताऊंगा, आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।